हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा। अगर आपका इन लेक्चर्स में कोई डाउट है या कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप उन डाउट्स को हमारे तक पहुंचा सकते हो, जिसमें आपको क्या करना रहता है, एप्लीकेशन में एक चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में जाके अपना जो डाउट है वो टाइप कीजिएगा, वो डायरेक्ट हमारे तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके पास डाउट हैं उनको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाया जाएगा। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो चलो आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो जी, अगर मैं लेक्चर नंबर 11 की बात करूं, इस लेक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करो और इससे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज करो। मेरी बात ध्यान रखना, आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो ना वो हमें समझ आ जाती हैं और हम सोचते हैं कि नहीं भाई हमारी ये रेडी है, पर जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तो वो भूलती चलती हैं। एक बार आप अगर अभी 10th लेक्चर्स को रिवाइज करोगे ना तो तब आपको सारी चीज़ें पता होंगी, पर अगर आप फर्स्ट लेक्चर की तरफ अपना दिमाग बढ़ाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि मेरे को कुछ समझ नहीं जा रहा है, पर चीज़ें याद धुंधली सी होने लग पड़ती हैं। तो मतलब हमारी आदत कैसी होनी चाहिए कि जब हम नया लेक्चर्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पुरानी चीज़ों हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, हाथों पे होनी चाहिए। तो चलो, हमारा इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि ये इंडियन पॉलिटी है क्या है, समझा इसको बढ़िया से। ये आपके पास सब्जेक्ट जो कि हिंदी में कहलाता है भारतीय राज व्यवस्था। हर किसी चीज का एक अपना अर्थ था। राज करना मतलब रूल करना, व्यवस्था मतलब कि एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत यहाँ पे काम करना, और वो जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के अनुसार यहाँ का जो मध्य वर्ग है, यहाँ पे जो किसान वर्ग है, उसके साथ कभी भी शोषण जैसी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो ये एक प्रॉपर आपके पास एक व्यवस्था, एक प्रॉपर सिस्टम, उसको हम क्या बोल रहे थे, राज व्यवस्था। और जो प्रॉपर सिस्टम है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट काम करने के लिए आएगी वो किस तरीके से काम करेगी, वो हमें कहाँ दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो हमने यहाँ पे क्या चीजें जान ली थी कि पूरी पॉलिटिकल साइंस में या इंडियन पॉलिटी में हमें एक ही टर्म को बढ़िया से पढ़ना है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या आपके पास भारतीय संविधान। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे क्या था, भारतीय संविधान हमें पता है कि क्या है, वो कुछ खास नहीं, बस एक किताब है जिसमें लिखा गया है कि भारत को किस तरीके से काम करना है। भारत पे अगर कोई 5 साल के लिए काम करने के लिए आ रहा है तो वो किस तरीके से काम करेगा, भारत एक गणतंत्र राज्य है या फिर एक लोकतंत्र राज्य है, वो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बढ़िया से समझा के रखी थी। हमने एक एक चीज़ बढ़िया से पढ़ी, और आज के टाइम में हम एक अच्छे टॉपिक के ऊपर पहुंच चुके थे जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मेरी बात क्लियर है या नहीं है ना? उससे पहले हमने प्रियम्बल को भी छेड़ा। प्रियम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से परमानेंट देखा गया है या हर टाइम देखा गया है कि वहां से क्वेश्चंस बने ही बने हैं। क्लियर है चीजें? अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक टॉपिक उठाएंगे। चलो देखते हैं वो क्या था। देखो, चलो जी आ जाओ। बोला जाता है कि हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ बोलो जल्दी से। वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। फिर हमने वहां पे क्या देखा कि ये जो संविधान है, संविधान में है क्या चीजें, उसमें हमने देखा था कुछ आर्टिकल्स थे जिसको हम आज के टाइम में अनुच्छेद बोलते हैं। कुछ यहाँ पे क्या था, आर्टिकल्स के बाद यहाँ पे क्या रखा गया था, शेड्यूल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, अनुसूचियां। और कुछ यहाँ पे क्या थे, पार्ट्स। अब हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे क्या सीखा कि भैया हमें एक एक करके तीनों टॉपिक्स खत्म करने हैं, ये एक एक करके। तो हमने सबसे पहले क्या उचित समझा कि सबसे पहले अनुसूचियों वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लो, फिर हम आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे अपने पार्ट्स वाले टॉपिक को। ऐसा क्यों भैया? देखो हो क्या रहा है, देखो आर्टिकल्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल नंबर फॉर एग्जांपल 14 की बात कर दूं, आर्टिकल नंबर
चलो 17 की बात कर देता हूं, है ना, या 14 की बात कर देता हूं। आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है? राइट टू इक्वेलिटी। और ये भी आपके पास राइट टू इक्वेलिटी का ही एक टॉपिक है कि मतलब समानता का अधिकार। यहां पे क्या बोलता है? विधि के समक्ष लिंग जाति लिंग जाति नस्ल के आधार पे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और 17 क्या बोलता है अनुच्छेद? बोलता है कि जो एक तरह से छुआछूत है वो नहीं होनी चाहिए, अगर वो होती है तो वो एक अपराध है। तो आप यहां से क्या समझ पा रहे हो कि भैया अनुच्छेद में छोटे छोटे क्लाउज के रूप में कानून है ना? क्या है? छोटे छोटे क्लाउज के रूप में कानून या लॉ है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल एक सेंटर गवर्नमेंट है। सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे आपके पास वो बन जाते हैं, आर्टिकल्स बन जाते हैं। जैसे मैं सेंटर गवर्नमेंट की बात करूं, केंद्र या संघ की बात करूं, तो वो आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक हमें दिखाई देते हैं। आगे आप सीखोगे सारी चीजें। तो देखो यहां पे क्या है कि ये एक अनुच्छेद में खत्म तो नहीं किया है ना किसी सेंटर को। सेंटर की जो आपके पास शक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, ये केंद्र का एक सदस्य है ना, तो एक केंद्र का सदस्य आपके पास राष्ट्रपति है, वो अनुच्छेद नंबर 52 में देके रखा है। एक आपके पास प्रधानमंत्री है, एक आपके पास जो उपराष्ट्रपति है, क्लियर है, लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा उप स्पीकर है, अटॉर्नी जनरल है, कैग है, वो सारी चीजें यहां पे देख रखी हैं। एक एक अनुच्छेद में वो चीजें उनकी व्याख्या की गई है। पर यहां पे क्या है, अब हमारे संविधानकर्ताओं ने क्या करा, जो एक ही टॉपिक से संबंधित आर्टिकल्स थे, फॉर एग्जांपल मैंने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनको क्या करा, इकट्ठा कर दिया। और उस इकट्ठे को क्या नाम दिया गया? पार्ट्स या फिर शेड्यूल्स। यही देखा भैया आपने, है ना? जब आप अनुसूचियों की बात करते हो ना, तो अनुसूचियां क्या है? पहली अनुसूची बोलो जल्दी से, अनुसूची क्या है? उस अनुसूची में बस केवल और केवल बात हुई थी भारत के राज्य क्षेत्रों की, कि मतलब भारत का कितना हिस्सा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मैं इसका आर्टिकल के तहत बात करता तो वो अलग अलग आर्टिकल्स थे, पर मतलब यहां पे क्या, बहुत सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा कर दिया गया और उसका एक पर्टिकुलरली टॉपिक बना दिया गया, उसको नाम दिया गया शेड्यूल्स। तो उसी तरह से आपके पास अब क्या आएंगे? पार्ट्स। क्लियर है चीजें? मेरी बात सही है ना? देखो शेड्यूल्स हमने सारी पढ़ी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्जाम्स में। पार्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में। क्लियर है? पर अगर मैं यहां पे पार्ट्स की बात करूं, कुछ ऐसे भाग भी है ना जिनके बारे में कभी जिक्र ही नहीं होता है हमारे एग्जाम्स में, तो अब हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम उन पार्ट्स, उन भागों की बात करेंगे जो आज तक आपके पेपर्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स या फिर भाग। क्लियर है? अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जिनका सच में एक तरह से पढ़ाई का मन नहीं है ना, वो इन चीज़ों से पक जाते होंगे कि नहीं पहले चीज़ों को रिवाइज करो फिर पढ़ो। क्लियर है? पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं ना, तो भाई पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई सिस्टमेटिकली चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आप कुछ बता सकते हो, अपनी राय भी दे सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, चलो जी आ जाओ, पार्ट्स के ऊपर आ जाओ। पार्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स या फिर इनको हिंदी में बोला जाता है भाग। क्या बोला जाता है? भाग। भाग जो जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो यहां पे 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। अब इनमें प्लस हो चुके हैं 3 पार्ट्स या 3 भाग, तो टोटल कितने बन चुके हैं? 25 भाग। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है या नहीं? पर मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर करवाता हूं, देखना कि अगर जब मैं कोई बुक उठाऊंगा उसमें पार्ट्स देखूंगा ना, तो उसकी जो सीक्वेंस होगी वो ऐसी होगी, जैसे भाग नंबर 1, भाग नंबर 1, उसके बाद भाग नंबर 2, क्लियर है, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 को, भाग नंबर 4 को। क्लियर है? तो याद रखना, अगर मैं
इस सीक्वेंस की बात करूं 1 2 3 4 5 6, तो अभी भी उस तरीके से देखा जाए तो हमारे संविधान में 22 ही एक तरह से पार्ट्स दिखाई देते हैं, पर रियलिटी में क्या है कि 3 नए आ चुके हैं। वो 3 नए कहाँ दिखाई देते हैं मैं वो आपको बताता हूं। जहां पे आप ये क ख की बातें सुनोगे ना, कि मतलब पार्ट नंबर 4A, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पार्ट नंबर 4A। क्लियर है? तो देखो ये पहले भाग 4 था, पर एक अमेंडमेंट की गई जिसके तहत पार्ट 4A बनाया गया। तो ये नया बनाया गया है। मेरी बात क्लियर है या नहीं है ना? ये नया बनाया गया है। अगर हमें ये चीज़ पूछी जाए कि नहीं भाई हमारा जो नया जो 3 पार्ट्स बनाए गए वो कौन सा है, एक आपके पास है भाग 4 को, है ना? क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ जी, अब आ जाओ, हमारा काम क्या बनता है कि इन पार्ट्स को बढ़िया से अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना है और समझना है इनको सबसे पहले तो, है ना? सबसे पहले भाग 1 जो हमें जानकारी देता है वो देता है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, मैं यहां पे लिख रहा हूं भारत, लिखना इन चीजों को और समझना भी। फिर भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लिखते चलो इन सारी चीजों को। हाँ, अब आ जाओ, अब आओ भाग नंबर 2 की बात करूं तो ये हमें समझाता है नागरिकता। इसके बारे में हमें दे के रखा है नागरिकता के बारे में भाग नंबर 2। भाग नंबर 3 की बात करूं तो ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, या फिर हम इनको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या बोला जाता है, सिटीजनशिप। उसके बाद भाग नंबर 4 की बात करूं, ये है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, या फिर राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत। क्लियर है? देखना पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। 4 को बाद में जोड़ा गया, को है ना ये, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है। अगर मैं 4 को की बात करूं तो 4 को में आपके पास कौन सा एक टॉपिक रखा गया है, ये कौन सा आपके पास एक विषय है, वो है मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है चीजें? हाँ, देखो मैंने क्या बात करी कि टोटल हमारे पास 25 भाग हैं। 25 भाग हैं, 25 में से हम उन्हीं पार्ट्स की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर है? हाँ, तो देखो पहले 4 भाग आपको इकट्ठे पढ़ने हैं, हम इनको टुकड़ों में पढ़ेंगे। टुकड़ों में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उससे हमें ये याद रखना बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, भाग 1 से कंटिन्यू करना है, भाग 4 को तक आपने पढ़ लेने हैं। क्लियर है? इसमें सबसे पहले बात हुई है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों की। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। याद रखना जहां पे भी फर्स्ट आएगा ना, चाहे आपसे फर्स्ट आर्टिकल पूछा जाए, चाहे आपसे फर्स्ट शेड्यूल पूछी जाए, चाहे आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा जाए, तो उसमें हमेशा एक ही चीज की बात हुई है, किसकी? भारत के राज्यों और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। मतलब पूरे भारत की जो जानकारी है वो हमें कहां से पता चलती है? अनुसूची नंबर 1 से भी, भाग नंबर 1 से भी, और अनुच्छेद नंबर 1 में भी वही एक तरह से चीजें दे के रखी हैं। तो इसका मतलब समझ आ गया ना, भारत मतलब इंडिया एवं उसके राज्य मतलब स्टेट, और क्षेत्र आपके पास क्या आ सकता है? राज्यों, और आपके पास एक केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है चीजें? हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट 1 है, ये कौन से आर्टिकल के तहत काम करता है। तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 1 से 4 के बीच में जो आपके पास भाग नंबर 1 आता है वो हमें क्या बताता है कि भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 28 राज्यों और 29 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात क्लियर हो रही है? अब आ जाओ जी, अब भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 किस के बारे में हमें बताता है? वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता का मतलब क्या होता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं तो मेरे पास क्या पहचान है। क्लियर है?
देखो ये जो नागरिकता का टॉपिक है ये क्यों ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्यों इसको डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, संविधान बनाने की प्रक्रिया 1946 से चल रही थी, क्लियर है, पर 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, उस टाइम भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया था, ये एक स्वतंत्र देश बन चुका था, क्लियर है। राज्य और देश एक ही माना जाता है क्योंकि राज्य की जो परिभाषा है वो बहुत लंबी है, इसको देखेंगे कि क्या है, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं 14 अगस्त 1947 की बात करूं तो उस टाइम भारत और पाकिस्तान को दो अलग राष्ट्र के रूप में एक तरह से दर्जा मिल चुका था। उस टाइम क्या हो रहा था कि पाकिस्तान जो था वो भारत से अलग होके बन रहा था। जो भारत का पंजाब है ना, उसका एक हिस्सा, जो पंजाब का एक हिस्सा है वो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो अब देखो, भारतीय ही तो पाकिस्तान में जाने देना, तो अब हम किसको पाकिस्तानी बोलते, किसको भारतीय बोलते, उसके लिए हमें एक ऐसा क्लॉज जोड़ना पड़ा जो कि हमें प्रूव कर दे कि ये कौन सा सिटीजन है, इंडियन या कोई और कंट्री का सिटीजन है। क्लियर है चीजें, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। पर अभी आपने ये चीज समझनी है कि पार्ट नंबर 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें समझाता है सिटीजन के बारे में, कि हम नागरिक हैं, पर किस तरीके से हम भारत के नागरिक हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। बस आपको अभी इतना पता करना है। इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि नागरिकता जो हमारे संविधान में है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के बीच में काम करती है। तो याद रखना, आर्टिकल नंबर 5 to 11 के बीच में आपके पास कौन सी है, सिटीजनशिप या फिर नागरिकता। आगे आ जाओ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ना कि बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि जब उनके काम नहीं हो रहे होते ना, फॉर एग्जांपल उनको जॉब नहीं मिल रही है ना, प्लस उनके जो सरकारी काम रहते हैं, फॉर एग्जांपल उनके घर में, उनके घर के पास कोई कॉलेज बनना, घर के पास कोई क्रिकेट स्टेडियम बनाना, है ना, इस तरह के काम नहीं हो रहे हैं, तो उनकी मेंटालिटी कैसी हो जाती है, वो बोलते हैं भाई भारत सरकार ने हमें दिया ही क्या है, हम भारत के साथ क्यों काम करें, भारत की क्यों माने, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी बातें क्यों माने। तो भैया उनके लिए एक मैसेज कि भैया हम इसके लिए, है ना, हमें इंडियन गवर्नमेंट ने, हमें भारतीयों ने ये चीज़ दी है, फंडामेंटल राइट्स, उसी की वजह से आज आप आज़ाद हो, उसी की वजह से आप आज खुले में सांस ले रहे हो। आप उन कंट्रीज़ की एक तरह से सिचुएशंस देखना जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिखते ही नहीं हैं। हमारे मूल अधिकार हैं, मतलब हमारे मूल अधिकार क्या है, मैं कुछ भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ अपनी मर्जी का, मैं अगर किसी प्रशासन से संबंधित मुझे कोई समस्या है तो मैं उस प्रशासन के तहत विरोध प्रदर्शन कुछ भी कर सकता हूँ, क्लियर है, पर वो सारी चीज़ें शांति में होनी चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है वो आर्टिकल नंबर 12 to 35 दिखाई देता है, 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकारों का टॉपिक दिखाई देता है। नेक्स्ट भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ गोला लगाया है, राज्यों, देखना, मेरी बात ढंग से सुनना। देखो क्या है, राज्यों का मतलब भाई स्टेट भी है, क्लियर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यों का मतलब स्टेट भी है और राज्यों का मतलब कंट्री भी है, कंट्री को भी राज्य बोला जाता है, क्लियर है। ये कैसा आपके पास एक तरीका है देखना। क्या हुआ था, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लास्ट में एक आपके पास आता है क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था, डोमिनेंट स्टेट बनाएंगे हम इंडिया को अगर आप हमारे साथ दूसरे विश्व युद्ध के में लड़ना स्टार्ट करोगे तो, क्लियर है। भारत जीत गया था, उसको जब डोमिनेंट स्टेट बनाया था ना, तो उस डोमिनेंट स्टेट में एक क्लाउज था कि भैया बेशक हम यहां से इंडिया से चले जाएंगे, पर फिर भी टैग हमारा रहेगा कि नहीं, भारतीयों के ऊपर जो कमांड की थी, एक राज किया था, वो ब्रिटिश का था, क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ जो आपके पास कंट्रीज रहती हैं वो कंट्रीज हैं, वो कभी ना कभी इतिहास में ब्रिटिश लोगों के अंडर रही हैं या ब्रिटिश के एक तरह से कमांड में रही हैं। तो ये लगभग 54 के आसपास आपके पास कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश ने अपना एक तरह से अधिकार किया था या उनके ऊपर राज किया था। तो वही है, उन सभी देशों से उसने डोमिनेंट स्टेट जैसा एक डॉक्यूमेंट
पास करवाया था या एक एग्रीमेंट बनाया था कि मतलब हम हमेशा हमारा जो देश है एक स्टेट ही काउंट किया जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ब्रिटिश के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीजें? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि राज्यों को भी स्टेट बोल सकते हैं और कंट्री को भी स्टेट बोला जा सकता है। तो यहां पे क्या समझा रहा है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर है चीजें? इसका मतलब क्या हुआ, हमारा संविधान समझाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, उनके लिए क्या मैसेज दिया गया है कि आपको पॉलिसीज कुछ ऐसी बनानी है जिससे यहां की जनता का कल्याण हो। फॉर एग्जाम्पल कि उनका आर्थिक विकास हो, उनका जो सामाजिक विकास है वो भी यहां पे दिखे। क्लियर है? मतलब हर कोई जो है वो बराबर का रहना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई एससी जनरल ओबीसी इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो मतलब यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्या सिखाया जाता है कि एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि मतलब एक कल्याणकारी राज्य हो जहां पे सबका कल्याण हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, आम जनता की जो जितनी भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना किसका अधिकार है, देश का भी और राज्यों का भी। मेरी बात क्लियर है ना? हाँ, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से देखेंगे। अब आ जाओ, ये कौन से आर्टिकल में इसकी बात हुई है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हमारी बात होती है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत की। बोलो, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट करे हैं? देखा है ना टॉपिक, ये भी सबने पढ़ा है ये चीज। जल्दी लिखो जरा नीचे, कहां से ली थी? आयरलैंड से। नीचे लिखना। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। देखो जी, हमारे संविधान में बहुत सही तरीके से काम किया और बहुत सही सही चीजें यहाँ पे रखी हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें राइट्स दे दिए हैं। हमारे राइट्स क्या हैं? अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहे हैं ना, अगर इस देश के राष्ट्रपति कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो आम जनता को वो अधिकार है कि उनको उस पद से हटा दिया जाए। हमारे अधिकार हैं ये। हमारा जो संविधान है वो हमें क्या सिखाता है, हमें उसने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं। जब प्रधानमंत्री सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं, पर शब्दों में एक तरह से लिमिट होनी चाहिए। मैं अनाप शनाप नहीं बोल सकता हूँ, गाली गलोच नहीं कर सकता हूँ, पर शब्दों में लिमिट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल कि मैं उनका विरोध कर सकता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया वो एक गलत है, वो एक गलत संदेश जा रहा है, इस तरह से मैं उनका विरोध कर सकता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी पावर है। आप एक इस देश का जो लीडर है, जो कि सत्ता को संभाल के बैठा हुआ है, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो भाई राइट्स में दिया गया है ना। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, देखो कितनी सही बात बोल रहा है। बोल रहा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो एक टॉपिक है, वो हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझाता है। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे बड़ी बात तो क्या, देशभक्ति हमारे मन में होनी चाहिए। क्लियर है? देश के प्रति प्यार हमारे मन में होना चाहिए। बड़ों के लिए हमारे मन में एक आदर सम्मान होना चाहिए। माता पिता की सेवा करने का एक तरह से हमारे मन में, है ना, भाव होना चाहिए। क्लियर है? तो मतलब ये सारे हमारे कर्तव्य हैं, वो हमें कौन सिखाता है? भाग नंबर 4 को। क्लियर है? जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मैंने बोला ना ये 4 को, ये बाद में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया था? 42 अमेंडमेंट 1976, 42 अमेंडमेंट 1976। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब जी पेपर में ये भी पूछा जाता है कि भाई ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो याद रखना 51 आर्टिकल 51A या 51 के तहत आपके पास क्या आता है? मौलिक अधिकार। भाई ये चीजें तो आप समझ गए ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब चलो जी जल्दी से देखते हैं कि नहीं पेपर में क्वेश्चन क्या बनते हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है नागरिकता से संबंधित जितनी भी बातचीत हमारे संविधान में की गई है वो कौन से भाग में दी गई है? बोलो जरा कौन सा भाग था? भाग नंबर 2। और वो कौन से अनुच्छेद में था? 5 से 11। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बढ़िया से इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। भाई 4 चीजें, ये जो 5 हमने अभी पार्ट्स पढ़े वो आप सबको समझ आ चुके होंगे। ऐसे आप क्या देख रहे हो? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 को। भाग 4 को तो है, पर हम सीक्वेंस में इसको काउंट करेंगे तो हम इसको 5 मानते हैं, तभी हमारे टोटल 25 होते हैं, नहीं तो अदरवाइज 22 ही होंगे।
है ना। चलो जी, तो इतनी चीजें आपको समझ आ चुकी है ना। हाँ चलो जी, अब हम देखो एक फर्स्ट ग्रुप पढ़ा जिसमें हमने 5 अपने पार्ट्स की बात करी। अब दूसरा ग्रुप बनाएंगे, एक और पेयर बनाएंगे, पेयर के साथ इनको पढ़ेंगे। पहले ग्रुप में हमने क्या क्या पढ़ा वो अपने दिमाग में रखना है, और अब नेक्स्ट ग्रुप में या नेक्स्ट पेयर में जो हम चीजें पढ़ेंगे वो आपके पास है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5, भाग नंबर 5, और इसी में हम बात करेंगे भाग नंबर 6, भाग नंबर 6, भाग नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें देखना। भाग नंबर 8, भाग नंबर 8 कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर चलो कोई नहीं, है ना। भाग नंबर 9, क्लियर है, यहां तक हम इन चीजों को देखेंगे। बात क्लियर हो रही है। भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 क चलता है, फिर भाग नंबर 9 ख चलता है। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, एक नेक्स्ट पेयर में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि इनको इकट्ठा पढ़ेंगे। देखो जी, भाग नंबर 5 में हमें क्या समझाया जाता है, या हमारे संविधान में किसके बारे में बात करी गई है, संघ, संघ के बारे में बात करी गई है। समझाता हूं कि क्या है ये, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं भाग नंबर 6 की बात करूं तो वो राज्यों के बारे में बात करता है। किसके बारे में, राज्यों के बारे में बात करता है। भाग नंबर 7 की बात करूं तो इस भाग नंबर 7 को खत्म कर दिया गया है, या निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसको निरस्त, पहले था पर इसको अब खत्म कर दिया गया है। मेरी बात क्लियर हो रही है। हाँ, अब भाग नंबर 8 की बात करूं तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित बात करता है, या फिर उसको हमारे संविधान में कैसे लिखा गया है यहां पे लिख लेना, संघ राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 8 में जो टॉपिक बनता है वो है संघ राज्य क्षेत्र। क्या मतलब, क्या नाम है इसका, संघ राज्य क्षेत्र, या फिर इसका जो मतलब होता है वो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है। भाग नंबर 9 की बात करूं तो ये है पंचायतें, पंचायतें। भाग नंबर 9 को की बात करूं ये है नगर पालिकाओं से संबंधित, नगर पालिका, नगर पालिका। और भाग नंबर 9 ख की बात करूं तो ये आपके पास बात करता है सहकारी, सहकारी समितियां, समितियां, क्लियर है। हाँ तो चलो जी, अब इनको बढ़िया से खत्म करते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये सहकारी, कारी, सहकारी समितियां। सब चीजें देखेंगे, आप परेशान ना हो जाओ ना कि क्या लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम यहां पे आ जाते हैं संघ के ऊपर। संघ को भाई आप समझना, मेरी बात नोट करके लिखना। पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में जब भी आपको संघ दिखेगा उसका मतलब होगा केंद्र, केंद्र सरकार के बारे में बात हो रही है, या सेंटर के बारे में बात हो रही है। क्लियर है, बातें क्लियर है। तो इसके बारे में जो हमारे संविधान में चीजें दे के रखी हैं वो अनुच्छेद नंबर 52 से 151 के बीच में हमें देखने को मिलती है। कहां से कहां तक, 52 आर्टिकल से लेके 152 तक आपको क्या देखने को मिलेगा, नाम था संघ या केंद्र के बारे में। चीजें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद अगर मैं राज्यों की बात करूं, आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक आपको क्या मिलेगा, राज्यों के बारे में। और आर्टिकल नंबर 238 था जो आपके पास आज के टाइम में निरस्त हो चुका है, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, खत्म हो चुका है। उसके बाद ये जो था ये 239 से 242 तक देखने को मिलता है। अगर मैं पंचायतों की बात करूं, आर्टिकल नंबर 243 में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 243 में ही आपको ये देखने को मिलेगा, और ये भी आर्टिकल नंबर 243 में ही देखने को मिलता है। क्लियर है। जैसे मैं इसकी बात करूं ना, ये क से अणो तक चलता है, मतलब ये ए से टी तक चलता है, उसी तरह से चलता है, पर कभी इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, बस आप इतना सा ध्यान में रख लो। अब आ जाओ जी अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करी, भाग नंबर 5 हमें क्या बताता है, संघ के बारे में, केंद्र के बारे में, सेंटर के बारे में बता रहा है। ये क्या बात कर रहा है भाई सेंटर के बारे में, ये पूरे केंद्र को ना व्याख्यात कर रहा है कि केंद्र में कौन कौन मेंबर आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल केंद्र में सबसे पहले आपके पास किसकी बात होती है, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के बारे में हम बढ़िया से इसमें पढ़ेंगे, क्लियर है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे होगी। उसके बाद आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे सेंटर के टॉपिक हैं, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोकसभा राज्यसभा की बात करके हम प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कैग, जिसको हम ऑडिटर जनरल बोलते हैं, क्लियर है। महालेखक निरीक्षक परीक्षक जिसका नाम होता है उसी को हम कैग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे। मतलब मैं सिंपल से शब्दों में आपको क्या समझाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के बारे में हम केवल और केवल भाग नंबर 5 में देखेंगे। किसके बारे में, केंद्र सरकार के बारे में भाग नंबर 5 में, और वो अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक काम करेगा। बात क्लियर हो रही है। आ जाओ भाग नंबर 6 में। भाग नंबर 6 में राज्यों के बारे में बात हो रही है। राज्य मतलब आपको पता है 28 स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। 28 राज्यों के बारे में बात हो रही है। राज्यों में विधान परिषद होती है, राज्यों में विधानसभा होती है, फिर प्लस उसमें एक राज्यपाल होता है, उसके अलग अलग अधिकारी होते हैं। विधानसभा का स्पीकर होगा, प्लस फिर वहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम भाग नंबर 6 में देखेंगे। 152 से 237 तक आपको क्या मिलेगा, राज्यों या भाग नंबर 6। डायरेक्ट आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ भाग नंबर 7। अगर मैं देखो सीक्वेंस पकड़ू ना तो ये भाग नंबर कौन सा बन रहा है, 7, पर रियलिटी में कितने हो चुके हैं यहाँ पे, 8। क्यों, क्योंकि भाग नंबर 4 को नया जोड़ा गया है। भाग नंबर 4 को नया जोड़ा गया है। अगर अभी देखो तो 7 लिखा है ना, पर अगर मैं वैसे काउंटिंग करूं तो यहाँ पे 8 आना था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। बोला भाग नंबर 7 को खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसका देखो अगर मैं बात करूं तो बोला जाता है 7वां संविधान संशोधन हुआ था। लिख लो, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई 1956 में। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत भाग नंबर 7 को खत्म कर दिया गया है। मतलब पहले था, अब इस चीज को यहां से निकाल दिया, अब इसकी जगह कोई नहीं है। क्लियर है, एक निकाल दिया, इसको याद रखना, ये निकाल दिया है। हाँ, तो देखो इसमें पहले क्या था, थोड़ी सी वो चीज देख लो। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि जो हमारे संविधान से भाग हटाया गया है 1956 में, उसमें था क्या, पहले हमें बढ़िया से पढ़ना पड़ेंगे चीजें। तो याद रखना, इसमें पहले क्या था, बोला जाता है कि जो अनुसूची नंबर 1 में राज्यों की बात करी थी, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी थी, तो बोला जाता है वहां पे कुछ सी टाइप्स के स्टेट्स भी होते थे, है ना। जैसे हमने केंद्र शासित जैसे हमने हिमाचल प्रदेश का जब इतिहास पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश का भूगोल पढ़ा है, उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी है। हिमाचल प्रदेश कभी सी टाइप का राज्य भी रहता था या गो श्रेणी का राज्य भी रहता था। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो सी टाइप स्टेट्स थे वो सारे यहाँ पे लिखे थे कि कौन कौन उस टाइम के सी टाइप स्टेट्स थे और सी टाइप स्टेट्स क्या होते थे। पर अब इसको पूरा खत्म कर दिया गया है, तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसको यहाँ पे खत्म कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, संघ राज्यों क्षेत्र। संघ राज्यों क्षेत्र, देखो कितने प्यार से हमें देखो ना संविधान समझाता है। हम तो पहले यूं ही कंफ्यूज हो जाते हैं ना, भाई पार्ट्स की बात कर रहा है, किताब देखते हैं खोलते हैं कि भाई पार्ट्स कितने गंदे से हैं, कैसे याद करेंगे इनको। देखो कितना सिस्टमेटिकली है। सबसे पहले सेंटर की बात करी, भाई सबसे बड़ा जो एक आपके पास जो प्रशासनिक मंडल होता है वो हमें केंद्र में दिखाई देता है। उसके बाद आपके पास कौन दिखाई देगा, राज्य। उसके बाद किसकी बात होगी, केंद्र शासित प्रदेश की। तेरह चीजें। हाँ, तो राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश आता है ना, तो उसको हमारे संविधान में ऐसे लिखा जाता है, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र और राज्य क्षेत्र। केंद्र के जो आपके पास शासित प्रदेश हैं और उनकी बात कर रहे हैं तो वो आपके पास भाग नंबर 8 में दिखाई देते हैं और अनुच्छेद नंबर 239 से 242 के बीच में उनकी बात करी गई है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग नंबर 9 की बात करी जा रही है। भाग नंबर 9 पंचायतों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 243 में उसके बारे में पूरा बताया गया है। बात क्लियर है। उसके बाद भाग नंबर 9 को मैं आपके पास 243 अनुच्छेद में ही नगर पालिका, ये शहरों से संबंधित बात हुई है। उसके बाद सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
क्लियर है? कोऑपरेटिव, सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव, कि मतलब कुछ ऐसी सहकारी समितियां जो कि आर्थिक समाज के लिए बनाई जाती हैं, वो आपके पास 9 ख के अंडर आता है, या फिर आपके पास बोला जाता है कि पार्ट नंबर 9B। तो ये चीजें क्लियर हो रही है, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या बात करी। ये 243 क से अणो, बात क्लियर है। उसके बाद ये य से यहाँ पे च से, ये च से इस तरह से ये है, मतलब य छ, है ना, मतलब कि जैसे हम लिखते हैं ना पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, तो यहाँ पे बात कर रहा है पार्ट नंबर ए से लगभग पार्ट नंबर टी तक, ऐसे बता रहा है, ये इस तरह से समझा रहा है हमें। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें बढ़िया से समझ आ चुकी होंगी। आज हमने बहुत सारे यहाँ पे ये देखे पार्ट्स देखे और उनको बढ़िया से समझा है। नेक्स्ट लेक्चर्स में उस पूरे पार्ट्स वाले टॉपिक को बढ़िया से ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, आपका काम बनता है इन चीज़ों को पूरा तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो। ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।